बस सिर्फ ये था कि हम बताते हैं कि ये पार्टिकल रियल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप p² = m² पुट करें और इन्फिनिट हो जाए। तो बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि दिस पार्टिकल इज़ वर्चुअल पार्टिकल। तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि p² ≠ m²। हम कहते हैं ठीक है p² ≠ m², मेंशन नहीं करते, हम लिख देते हैं p² - m² + i/ε। तो हम पोल को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम रियल एक्सिस टू स्लाइटली अबव या स्लाइटली बिलो। पॉजिटिव एनर्जी को बिलो शिफ्ट कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को अबव शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम रियल एक्सिस। ये वजह है, और कोई नहीं है। नहीं, रियल एक्सिस पे है ना। जी 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 बिल्कुल, डजंट मैटर। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे भी है तो हम कंटूर आउट इसी तरह, तरीका यही है कंटूर आउट करने का। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x² + a² होता तो मेरे पास अब दो पोल थे, x = iota_a और x = -iota_a। तो वो पोल जो मुझे रियल एक्सिस पे नज़र आ रहा था मुझे कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि p की जो लिमिट है वो लेट्स से -∞ to ∞ है, या x की जो लिमिट है वो है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा और उधर से कंटूर करूँगा। तरीका यही रहेगा, अभी भी यही रहेगा, मैथड तो नहीं चेंज होगा। सिर्फ इनसर्कल करना होता है इन्फिनिटी को आपने, और उससे गुजर जाना होता है, फलांग जाना होता है, और कोई वजह नहीं है। हाँ हाँ, वो ये भी मुझसे यही पूछ रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आप बिलो द एक्सिस हैं, कल भी अगर आपको याद हो तो ये -e था, ये +e था। आपने इस जगह पे कंटूर लिया, इसको कंटेन किया, आप -∞ से चलते हुए आ रहे थे, आप कहते थे इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ और मुझे कंटूर क्लोज करके वापस यहीं आना है। ऐसे ही आ सकते थे ना, ऐसे तो नहीं जा सकते थे ना, कि ऊपर वाला तो सारा हिस्सा शामिल था। ऊपर वाले में तो ऊपर वाला तो इसको कंटेन ही नहीं कर रहा था ना, आपने तो इसको नीचे लाना था थोड़ा सा, तो नीचे वाले से ही ना। आप ये समझ लें कि आप इसको आयोटा एप्सिलॉन से नीचे लाए थे, तो नीचे से ही गुजरेंगे ना। किस तरह आए थे आप? ऐसे आए थे चल के, ऐसे आपने क्लोज किया था। अब आप दूसरे को आते हैं, अब मैं इसको कंटेन करता हूँ, इसको मैं कंटेन करता हूँ, इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ, ऐसे आऊँगा। क्यों? मुझे कैसे कंटेन करके जाना पड़ेगा? क्यों? इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया था, किधर से गुजरा हूँ, ऑटोमेटिकली डायरेक्शंस का फ़र्क नहीं हो गया। दिस इज़ क्लॉकवाइज, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ये तरीका है, ठीक है। जो पोल है उसको रखना है, दूसरे को एलिमिनेट करना। यही थोड़ी देर पहले ये भी पूछ रही थी, समझ आ गया? कंटूर इंटीग्रेशन में बस यही एक चीज़ है जिसको आपको देखना है। अगर आप देखें, इसको नीचे लाए होते तो इसको शामिल करना था ना, इसको ऊपर लेके गए होते तो इसको शामिल करना था। क्यों? ये चीज़ों को इनसाइड द लिमिट लाई करना चाहिए। अगर इनसाइड द लिमिट नहीं लाई करते तो जवाब 0 होता है। यही वजह, यही पढ़ा था ना हमने। अगर कंटूर पॉइंट इंक्लूड ही नहीं हो रहा उस लिमिट के अंदर तो जवाब 0 है। इसलिए आप देखें तो इसके इंटेग्रल में मैंने लिखा था कि देयर इज़ अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज कंटूर। ठीक है, समझ आ गई? यही सवाल था। और कोई सवाल? शाबाश। प्रोपिगेटर्स है ना, ग्रीन्स फंक्शन है, फिजिकल यही है। दे आर द फोर्स कैरियर्स। हाँ हाँ, ऑफ शेल हैं, ये रियल नहीं है, रियल नहीं है ना, तो इसलिए तो कैरियर हैं। नहीं, हमने देखे हैं सारे WZ, सारे बोसन्स देखे। फिर हाँ, एवरी फोर्स मीडिएटर इज अ वर्चुअल पार्टिकल। फोटॉन इज़ अ वर्चुअल पार्टिकल, उसको हमने रियल में भी देख सकते थे कट करके, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में फोटॉन की इंटरेक्शन हमने देखी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स वगैरह के साथ। तो हमने देखा कि या क्वार्क्स के साथ, तो हमें पता चला कि इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका जो कैरियर है वो फोटॉन है। कोई डजंट मैटर, एनर्जी कंजर्वेशन ही नहीं है तो हमें क्या लगे इससे। दे कैन वायलेट, doesn't matter, absolutely no problem. Green's functions have no problem in that. क्यों? डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो लोकल हो जाएंगे। आपको एंटायर स्पेस को इनक्लोज करना पड़ेगा। दे होल्ड द लोकेलिटी, कॉजालिटी। क्योंकि जब हम एस मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, जो इसका जिक्र मैं आज करूँगा, तो लोकेलिटी और कॉजालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल को देखेंगे फार इन द पास्ट और पार्टिकल को देखेंगे फार इन द फ्यूचर। दरमियान में वो जो मर्जी करता है उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो हम एक फ्री पार्टिकल से लेकर एक फ्री पार्टिकल तक ही जाएंगे, तो वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा, सारी इंटरेक्शन उसमें शामिल हो चुकी होगी। उसका मॉड स्क्वायर लेंगे तो रियल चीज़ आएगी, तो मैं आऊँगा जिसके ऊपर। तो इसलिए कोई वर्चुअल दे कैन वायलेट द एनर्जी फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, डेल्टा ई डेल्टा टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच बार, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो वर्चुअलिटी हैज़ नो प्रॉब्लम इन एनीथिंग। फील्ड थ्योरीज आर लोकल, व्हेनेवर यू राइट फील्ड थ्योरी में कोई भी चीज़ लिखेंगे लोकल लिखेंगे, एक जगह पे लोकल लिखेंगे, दूसरी जगह पे लोकल लिखेंगे, दोनों को मिलाएंगे। फॉर एग्जांपल सॉरी, आपने लैग्रांजियन से कुछ टर्म्स लिखी, लोकल थी, उनका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, एम्पलीट्यूड लिखा, जो आपके पार्टिकल्स थे अगर उनकी पोलराइजेशन पे सम करें तो प्रोपिगेटर बन जाते हैं, प्रोपिगेटर बन गए तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ये पार्टिकल रियल थे, ये पार्टिकल रियल थे, बाकी दरमियान में प्रोपिगेटर बन जाएंगे। हम इसको करेंगे आज रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए शुरू करेंगे, और अब आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलेंगी आपके फाइनल एग्जाम के लिए, बहुत सारी जो आपको करनी होंगी। और कोई सवाल किसी का? शाबाश। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, कोई सवाल नहीं, चलूँ आगे। चलें। अच्छा, कल हम, अगर आपको मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, कल मैंने कहा था कि यू कैन राइट द डिराक प्रोपिगेटर इन टर्म्स ऑफ द क्लाइन गॉर्डन प्रोपिगेटर। यहीं पे मैंने चीज़ को ख़त्म किया था, मैं फ्री केस को सॉल्व कर रहा था। मैंने कहा था कि यू कैन ऑलवेज राइट एस एफ एक्स प्राइम, एक्स से लेकर एक्स प्राइम, जो कि बाय डेफिनीशन क्या था, एस एफ एक्स प्राइम माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू आयोटा डी स्लैश विद रिस्पेक्ट टू प्राइम कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम माइनस एम टाइम्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स, where delta f is the propagator for the Klein-Gordon equation। ये तो हमने फ्री पार्टिकल के लिए किया था ना, ठीक है। लेकिन हमने जहाँ से ये शुरू किया था काम अपना, अगर आपको याद हो तो वो इक्वेशन ये थी, आयोटा डी स्लैश प्राइम माइनस ई ए स्लैश प्राइम माइनस एम एस एफ x prime x in the presence of electromagnetic field is equal to delta 4 of x prime minus x। यानी ये सोल्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस डिफरेंशियल का, क्योंकि ग्रीन्स फंक्शंस जो हैं मैंने कहा था वो सोल्यूशंस हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास वो चीज़ आती है जो कि डिराक डेल्टा होता है। अच्छा, अगर मैं इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, मैं अगर एक छोटा सा काम करूं, आयोटा डी प्राइम स्लैश माइनस एम एस एफ एक्स प्राइम एक्स ए, तो ये तो मैं निकाल चुका हूं ना ऊपर, इज इक्वल टू डेल्टा 4 ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स, यानी मैं इंटरएक्शन टर्म इधर ला रहा हूं, प्लस ई ए प्राइम स्लैश एस एफ एक्स प्राइम एक्स ए। किसी को कोई इतराज़ तो नहीं मेरे यहाँ तक लाने में? क्यों भाई, अगर है तो बता दें। कोई इतराज़ नहीं है? अच्छा, आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे, थोड़ा सा मैं चालाकी करूँगा, आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू डी 4y डेल्टा 4। मैं चाहता हूँ कोई गलती ना हो, इसलिए मैं देख के लिखूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। डेल्टा 4 y माइनस एक्स। क्यों? जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे y पे तो हर y की जगह x प्राइम आ जाएगा, तो ये वापस रिट्रीव हो जाएगा। हमने एक और पॉइंट शामिल कर लिया बीच में, y। x प्राइम और x से जाती दफ़ा हम दरमियान में कहीं y पे भी आते हैं। आपको याद आएगा अभी कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, प्लस ई ए स्लैश विच इज़ अ फंक्शन ऑफ y। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x प्राइम था ना, यहाँ फंक्शन ऑफ y मैंने लिखा है, इनटू एस एफ वाई एक्स। ये देख लें, कुछ नहीं बदला। क्या कुछ बदला है यहाँ पर? नहीं बदला ना। डेल्टा को ख़त्म करेंगे, हर y की जगह x प्राइम आ जाएगा, तो ये a प्राइम जो है ना, इसका मतलब है a ऑफ x प्राइम स्लैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप में से मुझे को बता सकते हैं?
अच्छा, लिख सकता हूं ना मैं? बाकी चीज़ तो नहीं बदलेगी। ठीक लिखा मैंने? आपकी देखी वाली चीज़ बनने लगी अभी, देखिएगा। अच्छा, ये डेरिवेटिव तो सिर्फ इस पे लग रहा है ना? अच्छा, अगर मैं क्यों इस पे लग रहा है? इसमें तो एक्स प्राइम है ही नहीं ना, इसमें तो एक्स प्राइम है ही नहीं। इसका मतलब इस डेरिवेटिव को मैं बाहर भी लिख सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं, आप ये लिख चुके हैं, अगले स्टेप में अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो आप में से किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई इतराज़ नहीं होगा ना? क्यों? इसी पे लगेगा सिर्फ, बाकी तो किसी में प्राइम है ही नहीं है, बाकियों पे लगेगा तो ज़ीरो देगा। अच्छा, ये डेरिवेटिव इधर भी है और डेरिवेटिव इधर भी है। इट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड द प्रोपेगेटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इसको पढ़ना कैसे है? यू हैव टू रीड इट लाइक इंटेग्रल d4y sf ऑफ y एंड x प्राइम। मैं थोड़ा सा साफ करूंगा इसको अगले स्टेप में। डेल्टा 4 y माइनस एक्स प्लस e a स्लैश विच इज अ फंक्शन ऑफ y sf y x। हर दफ़ा a वाला शामिल है, फ्री y। You can write it in terms of the free propagator and the propagator in terms of the electromagnetic field। ठीक है जी। अब इस डेल्टा फंक्शन ख़त्म कर लें आप। सो आई कैन राइट एस एफ एक्स प्राइम एक्स एंड ए इज इक्वल टू, डेल्टा फंक्शन ख़त्म करें तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा इसका मतलब क्या है। दिस इज योर फ्री प्रोपेगेटर प्लस इसको इससे ज़रब दे दें तो क्या आंसर आ जाएगा? d4y sf yx। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना पढ़ने का तरीका सीखेंगे। yx प्राइम, या बेशक कॉलन लगाएं ना लगाएं, जब समझ तो आ ही गई है। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ को x प्राइम से लेता है और y पे ले आता है। जो बाद में लिखा होता है वहाँ से पकड़ता है और जो पहले लिखा होता है उस पर छोड़ देता है लाके। n2 e a स्लैश y इंटू एस एफ वाई एक्स ए। यस, ठीक लिखा है मेरा ख्याल है। ये क्या बना यार? हैं? थोड़ा सा मैं साफ करके लिखता हूँ, आप बताइएगा क्या बना। एस एफ एक्स प्राइम माइनस एक्स प्लस इंटेग्रल d4y sf y माइनस एक्स प्राइम। ई को बाहर लिख लेते हैं, चार्ज है, कपलिंग है ये वाली, ए स्लैश, क्योंकि आपको पता है ना कोई चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो चार्ज की वजह से करती है। चार्ज जीरो हो जाए तो इंटरेक्शन ज़ीरो हो जाती है। इंटू एस एफ ऑफ वाई एक्स ए। कोई पढ़ सकता है आप में से? मुझे पढ़ के दे सकते हैं? ये किस तरह की इक्वेशन है? इटरेटिव इक्वेशन है। शाबाश। क्यों? हर नई जगह पे पिछली जगह शामिल है। हो क्या रहा है? पहले एक फ्री प्रोपेगेटर आता है, फिर वही फ्री प्रोपेगेटर आता है, वाई पे उसे एक सोर्स मिलता है, उससे इंटरेक्ट करता है, यानी एक्स से वाई पे आया, वाई पे उसे एक सोर्स मिला, उससे उसने इंटरेक्ट किया और वापस फ्री हो गया। जो ही सोर्स को उसने छोड़ा, शुरू में भी फ्री था और बाद में भी क्या है? फ्री है। यही था ना? ये किस चीज़ के, किस तरह की इक्वेशन है ये?
दिस इज रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ जी लिपमान दिस इज द रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ लिपमान श्विंगर इक्वेशन। नॉन रिलेटिविस्टिक वाला आपने देख लिया था 22वें लेक्चर में 22B में हमना के बकौल, है ना। कोई सवाल यहां तक? अगर मल्टीपल स्कैटरिंग हो तो क्या होगी? इसको पढ़ने का अंदाज पता क्या है? एक पार्टिकल था जो फ्री था, आ रहा था x से, फर्ज कीजिए वो x से x प्राइम पे जा रहा था, ठीक है। दरमियान में उसने क्या किया? आया था, कहीं पे उसको सोर्स मिला, कहीं y पे उसने उससे इंटरैक्ट किया उस सोर्स से, और वापस x प्राइम पे चला गया। तो यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स मिला था उसको जिससे उसने इंटरैक्ट किया, तो जो y पॉइंट पे था, इन बिटवीन द पॉइंट विच लाइज इज द y। ऐसा भी हो सकता है 2 दफ़ा इंटरैक्ट करे, फिर ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? कौन बताएगा आप में से? एक मैं लिख देता हूँ, दूसरी आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अगर एस एफ ऑफ एक्स प्राइम एक्स एंड ए इज इक्वल टू, पहली चीज़ तो वही है फ्री वाली, एस ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स, हाँ बोलें चलें, प्लस ई टाइम्स इंटेग्रल डी फॉर एक्स वन, ठीक है, एस एफ एक्स प्राइम। मैंने किसी से कहूँगा मुझे पढ़ के दिखाइए क्या लिखा हो। ए स्लैश उसको मिला एक्स वन पे और वापस उसने x1 x ए, प्लस अगली टर्म क्या आएगी? 2 दफ़ा ई आएगा ना, ई स्क्वेयर्ड, पर्टर्बेशन थ्योरी की तरह। 2 इंटीग्रेशन आ गई डी फॉर x1 डी फॉर x2। देखता हूँ मैं आपको लिखाने का तरीका सिखाता हूँ। ये एस एफ एक्स प्राइम माइनस x1 ए स्लैश x1, इसकी जगह मैं लिखूंगा, क्या लिखूं? कौन बताएगा? लिखवाएं शाबाश, बेशक गलत बोल दें। एक मैं लिख देता हूं। इटरेटिव सॉल्यूशन ऐसे हैं। ये क्या कर रहा है? x2 से उसने पकड़ा, x2 पे उसने सोर्स से इंटरैक्ट किया, इंटरैक्शन के बाद वो x1 पे आया, x1 पे उसे एक नया सोर्स मिला, उससे उसने इंटरैक्ट किया और x प्राइम पे आया। 2 दफ़ा इंटरैक्ट करके आया। 3 दफ़ा लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? x2 माइनस x3 एस एफ के साथ a स्लैश एट x3 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं आपको पेपर में कहूँ कि आप nth मुझे लिख के दें तो लिख के दे सकते हैं? क्या आएगी? n के अंदर n-1 फील्ड इंटरैक्शंस होंगी। क्यों? पहले वाले में तो कोई इंटरैक्शन नहीं है ना। जब आप सेकंड टर्म लिखते हैं तो पहली इंटरैक्शन आती है, थर्ड टर्म में दूसरी है, तो n वाली में n-1 इंटरैक्शन आएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने का। यहां पर मैं लिख दूंगा xn x a और वापस लिख दूंगा यहां पर axn वगैरह वगैरह सारा कुछ लिखा जाएगा। तो इसलिए दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन इटरेटिव इक्वेशन। इटरेशन में यही होता है, हर अगली टर्म में पिछली टर्म को शामिल करते जाते हैं। और ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लिपमन श्विंगर इक्वेशंस हैं, आप इनको ट्रंकेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो देयर आर द ट्रंकेशन स्कीम्स। ट्रंकेशन करते वक्त हम ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चार्ज का पता है हमें बहुत छोटा है, पर्टर्बेशन थ्योरी की तरह, तो मैं कह दूंगा कि ठीक है भाई, लेट्स से आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ले रहे हैं, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ। ऐसा हो सकता है चौथे पांचवें इंटरेक्शन के बाद आपके लिए मैटर ही ना करे, जवाब इतना छोटा हो तो आप कहें विद इन ओवर एक्यूरेसी लेट्स ट्रंकेट दिस सीरीज एट द फिफ्थ ऑर्डर टर्म। यही चीज़ें जब आप QCD में करते हैं तो वहाँ पर ट्रंकेशन की बहुत सारी स्कीम्स हैं, डिफरेंट वर्टिसेस को लेके जो लोग कैलकुलेट करते हैं। उस पर काफ़ी अच्छा काम करते हैं अदनान और फैसल जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। उनका काफ़ी, अदनान बशीर जो मैक्सिको में आजकल स्पेन में है, और फैसल अकरम जो है वो, उनका बहुत अच्छा काम है इन पे QCD की ट्रंकेशन स्कीम से। फैसल एंड दे आर द रियल एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट ना।
जो QCD के लिए। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उनके पेपर्स देख सकता है निकाल के। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं, वो तो सिर्फ मैंने इसके लिए लिखी है ना, सिर्फ इस पे अप्लाई किया था ना मैंने, इसके लिए लिखा, तो इसमें तो कोई सोर्स नहीं ना। हाँ, अभी तक सोर्स मिला नहीं ना उसको, अभी तक सोर्स मिला नहीं ना उसको। वाई पे छोड़ेगा जब उसको तो सोर्स मिलेगा ना। अभी तक तो ये फ्री है वाई तक, ये वाई तक फ्री है। जो ही वाई पे पहुंचा, ग्रीन्स फंक्शन का फिलॉसफी यही थी कि हमने बहुत थोड़ी देर के लिए सोर्सेज को ऑन किया था। तो अभी तक ये वाई पे पहुंचा, छोड़ दिया, उसके बाद सोर्स मिला, उसके बाद नई चीज़ बन के गई। आगे नई चीज़ बन के जाएगी जब आप इंटरेक्शन करेंगे, तो आप देखिएगा। ठीक है निशात? प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। बस अब इसके बाद एप्लीकेशंस हैं इस कोर्स की, इसके बाद नहीं, थोड़ी देर बाद, लेकिन अब एप्लीकेशन पे है ये कोर्स सारा। अब फॉर्मलिज्म ख़त्म हो रही है सारी। डेल्टा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। डेल्टा फंक्शन को कोई वो एस फ्री है ना, तो ये एक्स प्राइम माइनस एक्स ही है ना, ये ठीक लिखा हुआ मैंने वो। हाँ, ये ठीक लिखा था ना कि ये वाई पे आया एक्स प्राइम से, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा चलो ठीक है, ये लिखना चाहिए था। हाँ सही कह रहे हो, एक्स प्राइम और वाई, ठीक है, सही, ठीक, थैंक यू, सही कह रही हैं आप। फ्री वाला थोड़ा सा शरीफ है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर आप ठीक कर लीजिएगा जहाँ भी हो। लेकिन आइडिया समझ आ गया आपको कि क्या है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि देख के लिखने में मैं कितना बुरा हूँ। यही चीज़ ज़बानी करता, कभी गलत ना करता है। एक्स प्राइम पहले या वाई बाद में, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा ना हम इसको मज़ीद बेहतर शेप देने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे मैं लिखता हूँ पहले इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, जो मिटा दी है, आयोटा डी प्राइम स्लैश माइनस एम। प्लीज़ आप केयरफुली देख लीजिएगा। एस एफ एक्स प्राइम एक्स ए इज इक्वल टू डेल्टा 4 एक्स प्राइम माइनस एक्स प्लस ई ए प्राइम स्लैश एस एफ एक्स प्राइम एक्स। ये ऐसा लग रहा है जैसे डिराक इक्वेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स में सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई सोर्स टर्म मौजूद है। तो हमें पता है कि सोर्स टर्म अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ इसको, आयोटा डी प्राइम स्लैश माइनस एम एक कैपिटल साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इस तरह की इक्वेशन है ना, क्योंकि यहाँ कोई सोर्स मौजूद है ना, ऐसी इक्वेशन है ना। अब साई ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है। कोई आप में से मेरी हेल्प कर सकता है साई ऑफ एक्स फाइंड करने में? कोई कर सकता है? ये आपने बहुत ऐसी इक्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर आप पढ़ चुके हैं ना, तो ऐसी इक्वेशंस बहुत सॉल्व की होंगी आप, बेशुमार ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक से। अब मैंने भी आपको कराई है। इंटीग्रल इक्वेशन कैसे लिखूं? चलो मैं साई ऑफ एक्स को कैसे लिख सकता हूं? जगह बचा रहा हूं इधर लिख के। ये वही जो कि एक्चुअली सोल्यूशन है इसका, साई ऑफ एक्स सोर्स फ्री वाला, प्लस अगली टर्म बोले शाबाश। इंटीग्रल, हाँ बोलो, डी फॉर एक्स या डी फॉर वाई? आगे क्या लिखूं? क्यों? जब ये लगाएंगे इस पे, मैं एक्स प्राइम लिख लेता हूं। चले, यहां डिपेंड करता है ना आप क्या लिखना चाहें। एनीवेज, जब आप इस पे आयोटा डी स्लैश लगाएंगे, प्राइम अब छोड़ देना आप, तो वरना मैं एक्स प्राइम लिखता, यहां भी प्राइम आता, यहां भी प्राइम आता।
मैं इस पे आयोटा डी स्लैश माइनस एम लगाता हूँ, ये तो सोल्यूशन है उसका डिराक इक्वेशन का, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल है। इस पे लगेगा तो क्या बनाएगा, डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन जब y का ख़त्म होगा तो वापस क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर रो ऑफ आई होना चाहिए, रो ऑफ एक्स आ जाएगा। वापस आ गया ना सोल्यूशन आपके पास, क्योंकि अगर आप इस पे लगाते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप इस पे लगाते हैं आयोटा डी स्लैश माइनस एम टाइम्स साई ऑफ एक्स करते हैं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये तो सोल्यूशन है ना, ये तो फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल की तो आयोटा डी स्लैश माइनस एम साई इज इक्वल टू 0 है, डिराक इक्वेशन इनका सोल्यूशन है। यहाँ क्या बन गया, डी फोर वाई, जब इस पे लगेगा तो देगा डेल्टा फोर ऑफ वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू रो ऑफ एक्स। तो वापस ये इक्वेशन रिट्रीव होगी। ये मैं कह रहा था ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक्स, आप इसको बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई ऑफ एक्स को देखें ज़रा, फार इन द पास्ट और फार इन द फ्यूचर की फॉर्म में ज़रा देखिएगा। क्यों, क्योंकि एक चीज़ जो जब t गोज़ टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे भी फ्री था, प्लस इन्फिनिटी पे भी फ्री था। दरमियान में मैंने आपको याद है ग्रीन्स फंक्शन पढ़ाते हुए प्रोपेगेटर कहा था, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप सोर्सेज को ऑन करते हैं फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, और वहाँ पर इंटरेक्शन आती है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू डी फोर एक्स प्राइम इंटू एस एफ। अब मैं एक्स प्राइम ठीक लिखूँ तो बड़ी बात है, आई कैन राइट इट लाइक दिस वन। क्यों, फ्री था, फ्री ही रहेगा। अब इसको खोलते जाएं, बेशक जितनी दफ़ा मर्जी खोलना चाहते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, साई ऑफ एक्स को इन टर्म ऑफ प्रोपेगेटर लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फील्ड को 0 पुट करूं, साई ऑफ एक्स ही रह जाएगा डिराक इक्वेशन से। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, दिस इज इक्वल टू लिमिट। इससे हालांकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, बीआरकन में है, ज़रूरत शायद मुझे बाद में ना पड़े इसकी, कभी शायद पढ़ भी जाए। डी फोर एक्स प्राइम, आई कैन राइट इट एज अ एस एफ एक्स एंड एक्स प्राइम। अब उल्टा लिख रहा हूँ ज़रा, एक्स प्राइम से लेता है एक्स पे छोड़ता है, ये बीआरकन इस तरह लिखता है, प्लस ई टाइम्स डी फोर वाई एस एफ एक्स वाई। वही काम करूँगा जो पहले किया थोड़ी देर पहले। सोर्स मिला उसको ए स्लैश वाई पे, वापस उसने क्या किया, एस एफ वाई एक्स प्राइम ए इंटू साई ऑफ एक्स प्राइम। ठीक लिखा मैंने, हाँ ठीक है, सही। अब ठीक लिखा ना, अब देख लें, एक्स प्राइम से वाई पे लेके गया, वाई से एक्स पे ले आया, एक्स पे जाना, अब ठीक लिखे, गुड, चलिए थैंक यू। और क्या लिख सकता हूँ आगे, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, t प्लस माइनस इन्फिनिट पे पहली टर्म, पहली टर्म तो फ्री वाला सोल्यूशन ही है ना, साई ऑफ एक्स ही है ना। क्यों, बड़े साई में सोर्स था ना, छोटे साई में तो कोई सोर्स नहीं है, तो ये डी फोर एक्स एस ऑफ एक्स, ये तो पहला साई है ना। अगर यहाँ रो होता तो पहला रो ही था ना ये वाला। अगली टर्म क्या बनती है, कौन बताएगा, कौन बोलेगा आप में से, बेशक गलत बोल दें, बोल सकते हो, हाँ चलो, ई टाइम्स डी फोर वाई एस एफ, ये तो रहेगा एक्स एंड वाई ए स्लैश वाई लिमिट टी गोज़ टू प्लस माइनस इन्फिनिट। मैं लिख लूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, इंटेग्रल डी फोर एक्स प्राइम एस एफ वाई एक्स प्राइम ए, फिर अगली टर्म लिखनी होगी तो इसको लिख लूँगा। मैंने क्या किया, कोई बता सकता आप में से, कोई पढ़ के दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे लग रहा है कि मैंने इंटरेक्शन टर्म डाली है, और ये चीज़ क्या लिखी हुई है अगर आप देखें तो, ये नहीं लिखा हुआ। क्यों, एक्स प्राइम पे जब इंटीग्रेट होगा जो भी चीज़ साई ऑफ वाई की यही डेफिनेशन है,
लिमिट टी गोज़ टू प्लस माइनस इन्फिनिटी डी फोर एक्स प्राइम एस एफ, जो चीज़ यहाँ आती है वो यहाँ आती है ना। देखिए एक्स प्राइम पे इंटीग्रेट किया, इस एक्स का फंक्शन रह गया ना, बिल्कुल यही नहीं लिखा। आप देखिएगा वो बड़े खूबसूरत तरीके से बयॉर्कन लिखता है, कहता है दिस इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स। ये वो चीज़ है जो मुझे इस किताब में के अलावा कहीं और पढ़ के नहीं मिली थी। ई टाइम्स डी फोर वाई एस एफ एक्स वाई ए स्लैश, ये उसी का वर्जन है जो आपने लिखा है, इनटू साई ऑफ वाई। जो पहले आपने प्रोपेगेटर के लिए इक्वेशन लिखी थी ना, अब वैसी ही लिपमैन टाइप इक्वेशन आपकी एक फंक्शन के लिए बन रही है। तो इसका मतलब है वो सिर्फ प्रोपेगेटर के लिए नहीं है, किसी भी ग्रीन्स फंक्शंस के सॉल्यूशंस के लिए होल्ड करती है। ठीक है जी। तो ये लिपमैन श्विंगर इक्वेशन का वर्जन ही है वाई इसके लिए। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूं तो क्या होगी? साई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स। अच्छा, ये है फ्री पार्ट और ये है दिस इज माई इंटरेक्शन पार्ट। अब इसकी एप्लीकेशन आती है थोड़ी देर में, देखिएगा वो बस सब क्लियर हो जाएगा, वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे फिर हम। बिल्कुल वही चीज़ लिखी, सिर्फ एस की जगह साई लिख दिया। अब बस जहाँ एक्स ए था जिसमें सोर्स मौजूद था उसकी जगह कैपिटल साई, जिसमें सोर्स मौजूद नहीं था उसकी जगह स्मॉल साई। अच्छा, अगर ये चीज़ मैं कैलकुलेट करूँ तो इसका फिजिकली मीनिंग क्या है? कौन बताएगा इसका फिजिकली क्या चीज़ है? ये एम्पलीट्यूड है ना, फ़र्ज़ करें अभी तो नहीं है, जब इनका मॉड स्क्वायर लेते हैं। तो क्या मैंने किया? मैंने फ्री पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन पार्ट। शाबाश। तो लिखवाओ ज़रा, चलो बोल दो। ये ऊपर वाली टर्म, अच्छा चलो इंटेग्रल। अच्छा, वाई की जगह ना अब आप मोमेंटम स्पेस में लिखते हैं। याद है कल मैंने आपको एस की फॉर्म लिखवाई थी, साई और साई बार की फॉर्म में। आर इज इक्वल टू 1 2 के लिए मैंने क्या कहा था, जो मैंने कहा भी था 6.49 और 6.50 आपने करनी है। आर इज इक्वल टू 1 2 के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि वो पार्टिकल होता है, और आर इज इक्वल टू 3 4 के लिए एंटी पार्टिकल, या एक के लिए इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के लिए पॉजिट्रॉन है। तो लिखवाएं ज़रा क्या होगा। सो दिस गोज़ एज d3p। आप मोमेंटम स्पेस में लिखते हैं इसको, इस चीज़ का मोमेंटम वर्जन लिखेंगे तो क्या होगा? किसी को याद है? अजर याद है आपको? आर इज इक्वल टू 1 2। शाबाश, बोले, वेरी गुड, वेरी वेल डन, बोले। साई पी, शाबाश। आर ऑफ व्हाट, किस चीज़ का फंक्शन है ये? अगर एक्स का लिख रहे हैं तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है। शाबाश, आगे बोल दें। इनटू माइनस आयोटा ई, कन्वेंशन थी आपको अगर याद हो, माइनस आयोटा ई वाली इसके साथ। और क्या था यहाँ? साई बार आर पी एक्स, यही था। और क्या चीज़ बच गई है? हाँ जी, एक्स हो गया, वाई होगा। यहाँ पर वाई होगा ना, क्यों? एक्स और वाई है ना, एक्स के लिए ये है, बार के लिए वाई है ना, और ए स्लैश वाई। बिल्कुल ठीक बताया आपने, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेल डन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन के लिए क्या होगा? अच्छा, d3p। कल मैंने आपको लिखवाए थे ये, अगर आपको याद हो तो, दोनों लिख के दिखाए थे थीटा की फॉर्म में। शाबाश। माइनस आयोटा माइनस ई, क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के उलट है, इनटू दिस इज फॉर पॉजिट्रॉन। कोई गलती तो नहीं की लिखने में आपने? हैं, ठीक लिखे, कोई मसला नहीं। अगर गलती की भी है तो खैर देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि क्यों हमने ऐसे लिखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फॉरवर्ड इन टाइम एंड पॉजिट्रॉन ट्रेवल बैकवर्ड इन टाइम। याद है आपको?
थीटा फंक्शन लिखा था साथ में स्टेप फंक्शन। जब इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया तो फॉरवर्ड इन टाइम है, जब पॉजिट्रॉन मेंशन कर दिया तो बैकवर्ड इन टाइम। दिस इज द फाइनमैन कन्वेंशन। कमाल हो गया वैसे ये। इन दोनों को इनको कंबाइन करके भी लिख सकते थे, वो एस मैट्रिक्स में लिखते हैं। समझोला कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई सारे में तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से क्योंकि अब मैथमेटिक्स सारा हो चुका है। मैंने कहा पहले जो प्रोपिगेटर के लिए इक्वेशन लिखी थी वही अब फंक्शंस के लिए लिखते हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये प्रोपिगेटर कैलकुलेट करें इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स, तो हमने कहा क्यों ना डिराक इक्वेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स सॉल्व कर लें। फिर हमने सोर्स की किस्म इस तरह लिखी कि ये सोर्स इस तरह का लिखा हुआ है तो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। अगर ये इसका सोल्यूशन है ये वाला तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने कहा सेटिस्फाई करता है। हमें पता था यू कैन राइट दिस एस एफ इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री पार्टिकल को जब जब सोर्स से इंटरेक्ट कराएंगे तो सोर्स वाला बन जाएगा। उसको लेके हम चले, चीज़ों का एक्सपेंड किया, t गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी और t गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी पे फ्री पार्टिकल था, उसको लेके हम चले थे और वहीं से हमने अपना जवाब निकाल लिया। बिल्कुल इजी ट्रिवियल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, इस थोड़ा सा मैथमेटिक्स और कोई नहीं। कोई सवाल? क्यों जी? कोई सवाल? कल नहीं थी ना आप? ठीक है, कोई सवाल तो नहीं? सही हो गया जी। तकरीबन छठा चैप्टर ख़त्म है अब इसके साथ ही मैं ना छठा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके प्रॉब्लम्स आपने करने होंगे, ठीक है। अब मैं छठे चैप्टर की एक जो आखिरी छोटी मोटी चीज़ है, छठे सातवें की मिक्स है, वो रह गया, वो करूँगा और फिर मैं सावन चैप्टर एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं, आपने शायद क्वांटम मैकेनिक्स जब की हो तो आपने इस चीज़ का नाम सुना हो, एस मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज अ स्कैटरिंग मैट्रिक्स। दिस गिव्स यू एन एम्पलीट्यूड, एक ऐसे पार्टिकल का जो फार इन द पास्ट ट्रेवल कर रहा था और फार इन द फ्यूचर जा रहा था। आप इस मैट्रिक्स एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स के, उसका मॉड्यूलस स्क्वायर लेते हैं तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाता है एक ऐसे पार्टिकल का जो सोर्स से पैदा हुआ जब तो फ्री था, गुजरता आया, दरमियान में जो मर्जी करता रहा, आपने बहुत दूर डिटेक्टर लगा दिया और डिटेक्टर में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है पार्टिकल की एनर्जी शुरू में भी आपको पता है, पार्टिकल की एनर्जी आखिर में भी आपको पता है, दरमियान में उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती थी, किसी तरीके से भी वो बिहेव कर सकता था। इसीलिए अगर आप LHC एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जब भी कोई टॉक सुनेंगे, कई सुनी भी होंगी, आगे बहुत सारी सुनेंगे भी, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं यहाँ पार्टिकल फिजिक्स पे, तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं पहला डिटेक्टर हमने यहाँ लगाया, दूसरा डिटेक्टर हमने उससे थोड़ा सा दूर करके लगाया, तीसरा डिटेक्टर, और उसमें एक टर्म बोलते हैं अवे फ्रॉम इंटरेक्शन पॉइंट। क्यों? एट द इंटरेक्शन पॉइंट यू कैनॉट फाइंड एनीथिंग। क्यों? फार इन द पास्ट जब वो पार्टिकल प्रोटॉन आपने छोड़ा, वो एक आइगन स्टेट थी किसी चीज़ की, जब वो डिटेक्ट हुआ तो किसी लेट से आइगन स्टेट थी किसी चीज़ की, इन बिटवीन तो वो बहुत सारी चीज़ों का सुपर पोजिशन था, मैं तो बता ही नहीं सकता था कि क्या है। इट मीन्स आप अपना डिटेक्टर हमेशा अवे फ्रॉम द इंटरेक्शन पॉइंट लगाएंगे, बिकॉज एट द इंटरेक्शन पॉइंट एनर्जी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इवन फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम द एनर्जी इज वायलेटेड। लेकिन नेचर में हमें पता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, लेकिन हमेशा एक क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, दैट बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, जिलियंस रादर, कुछ भी हो सकता है। फिर डिटेक्ट करने के लिए हम देखते हैं कुछ पार्टिकल जो जल्दी मार जाते हैं उनको इंटरेक्शन पॉइंट से थोड़ा कम दूर लगाया जाता है, जो लेट तक मरते हैं, जो दूर तक जा सकते हैं, जो कम इंटरेक्ट करते हैं,
इसका मतलब वो सारी परतों से गुजर जाएंगे ना, उनके डिटेक्टर्स दूर लगाते हैं। इसलिए आप देखिएगा जो CMS एक्सपेरिमेंट है उसमें जो म्यू1 का डिटेक्टर है उसको दूर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। तो म्यू1 इट इज़ वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल इन दैट सेंस, सो इट गोज़ अवे 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 एंड बिल्कुल एंड कैप रीजन के अंदर जाके डिटेक्ट होता है म्यू1 जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जितना कम लाइफ टाइम होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट्स वाले बेहतर बता सकते हैं। मेरी तो ये थ्योरी से भी ज़्यादा कमज़ोर है एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिज़िक्स। उसमें यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जिसको डिटेक्ट करना है उसको इलादा कैसे किया जाए। तो मैंने आपको कहा देयर आर मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स, उनमें से उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं, एनर्जी पे कट ऑफ लगाए जाते हैं कि इसकी एनर्जी इतनी होगी तो इसका मतलब उसके पहले और उसके बाद वाले निकल गए। अब आपको एनर्जी विंडो मिल गई, उस एनर्जी विंडो में फिर मज़ीद कट्स लगाते हैं आप। तो इसलिए इसको कहते हैं कट ऑफ सप्लाई करना। कुछ हार्ड कट्स होते हैं, फिर हर एक की PTs होती हैं, ट्रांसवर्स मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, वो स्टडी करते हैं और फिर आप उनको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जब रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पार्टिकल आप देखना चाह रहे थे आया कि ये वही है या नहीं है। तो इट्स नॉट अ सिंपल जॉब। एक ऐसे लगता तो अपरेंटली यही है कि जी आपने कंप्यूटर कोड लिख दिया जवाब आ गया, नहीं नहीं नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ला के उससे पार्टिकल को प्रिडिक्ट करना, इट इज़ रियली अ चैलेंजिंग टास्क। एंड आई हैव अ वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिसिस्ट, ख़ास तौर पर जो एनालिसिस भी करते हैं उनकी, क्योंकि कंप्यूटर कोड लिखना घास की बोरी से सुई निकालने के मुतरादिफ है कुछ पार्टिकल्स के लिए, तो वो ढूंढनी पड़ती है। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं इस लोग के, इस एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिज़िक्स के काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। मैं इसलिए नाम ले लेता हूँ ताकि कोई अगर बाहर से भी देखता है तो उसको भी यानी पता चल जाए, दूसरे शहरों से भी। शमूना है यहाँ फिज़िक्स में, डॉक्टर शमूना। वाजिद हैं बहुत आउटस्टैंडिंग। अशफाक भाई, अशफाक जो हैं वो तो इज़ अ डिफरेंट क्लास ऑफ कोर्स। हफीज़ उरानी साहब हैं, इजाज़ हैं, इरफान है। देयर ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं यहाँ, थ्योरी करने वाले लोग कम हैं। तो यू कैन ऑलवेज़ इंटरेक्ट, ज़्यादातर NCP में पाए जाते हैं, वो आपको वहीं मिलेंगे। रेट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। जब एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, एम्पलीट्यूड के बाद मैं बताऊंगा कि आप कहेंगे कि उनको एक ख़ास फेस स्पेस में ढूंढते हैं। जब फेस स्पेस पे इंटीग्रेट करेंगे देन यू हैव कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ऐसे करें। नहीं, एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, डिटेक्टर लगा के कट्स उस लिहाज से डिफाइन करेंगे। कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट नहीं होते। जब वो डिटेक्ट नहीं होते तो हम कहते हैं कि ये मानते ही नहीं हम इनको। सुपरसिमेट्री उनमें से एक है। हाँ, सुपरसिमेट्री एक है उनमें से। सुपरसिमेट्री का प्रॉब्लम यह है कि अभी तक उसका कोई पार्टिकल मिला नहीं है, या तो बहुत हैवी है जो पैदा ही नहीं हो सका, या पैदा हुआ है तो इतना कम इंटरेक्ट करता है कि कहीं डिटेक्टर में पकड़ा ही नहीं गया। दोनों बातें सादिक नहीं आ रही अभी तक, कोई पता नहीं चल रहा हमें कि क्या है। न्यूट्रिनो इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आप कह रही हैं कि न्यूट्रिनोज इज देयर ऑलमोस्ट नॉन इंटरेक्टिंग, दे आर नॉन इंटरेक्टिंग रादर। हाँ, अब तो ड्यून से पहले चर्न ऑफ रेडिएशन वो एक्सपेरिमेंट्स था, एग्जैक्टली काम्युकांदे का था, हाइपर काम्युकांदे, सुपर काम्युकांदे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूट्रिनो के। ऑफ कोर्स कनाडा का जो स्नो एक्सपेरिमेंट है, सैडबरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, वो है। बहुत सारे न्यूट्रिनो के एक्सपेरिमेंट्स। क्या होता है, हैवी वाटर रखते हैं, उसमें आते हैं ड्यूटेरियम में। एक लंबा प्रोसेस है, कभी पार्टिकल फिजिक्स का कोर्स पढ़ाऊँ तो ये पढ़ा सकता हूँ, वैसे नहीं। न्यूट्रिनो इज़ माई फेवरेट। एक दफ़ा एक बंदे ने कहा कि न्यूट्रिनो जो है ना, वही जो चांद से पैदा होता है ना, वो या जो सूरज से पैदा होता है, एटमॉस्फेरिक या सोलर न्यूट्रिनो फॉर एग्जाम्पल, वो इंटरेक्ट नहीं करता, ज़मीन से भी गुजर जाता है, हर चीज़ से गुजर जाता है, तो मैसलेस है। तो मेरा दोस्त कहता है शुक्र है मैसलेस है, वरना हम में छेद हुए होते अगर मैसिव होता तो वो पार्टिकल फिजिसिस्ट नहीं। तो ये भी एक सोचने का अंदाज़ है कि न्यूट्रिनो मैसलेस है, इसीलिए हम सलामत हैं। तो मुझे कहता था जे शुक्र है ये जो है ना, ये मैसिव नहीं है, वरना पता चला गोलियों की तरह हम सारा दिन न्यूट्रिनो से बचते रहते हैं। तो इसलिए अच्छा, स्कैटरिंग मैट्रिक्स, मैंने कोई क्वेश्चन है? क्या हुआ जी, यहाँ बैठा बंदा है, उसने एक पार्टिकल छोड़ दिया, दरमियान में कोई पंखा चला के बैठा हुआ यहाँ पे, इन्होंने पेपर प्लेन फेंका, पेपर प्लेन एक आइगन स्टेट था, उन्हें एक ख़ास एनर्जी से फेंका, दरमियान में पंखे की हवा लगी, कभी उधर घुस जाता है कभी उधर। जो इस पंखे की कोन से बाहर आया, मैंने उसको दूर जाके देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे इन्होंने प्लेन छोड़ा था और सीधा मेरे पास आ गया। मुझे नहीं पता दरमियान में क्या हुआ है। जब मैं एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करूँगा फिर मुझे पता चलेगा दरमियान में क्या क्या हुआ उसके साथ।
और आपने देखा हर अगली इंटरैक्शन लिपमैन श्विंगर इक्वेशन से पिछली से सप्रेस्ड है। तो जितनी दफ़ा सोर्सेज से इंटरैक्ट इसने किया उतनी दफ़ा उसकी सप्रेशन फैक्टर बढ़ता जा रहा है उसमें। यानी ऐसा होगा कि पहला सोर्स बड़ा झटका देगा, दूसरा शायद इतना ना दे, तीसरा उससे भी कम दे, चौथा उससे भी कम दे, वगैरह वगैरह। यही पर्टर्बेशन थ्योरी की खूबसूरती है। चलें जी, एस मैट्रिक्स लिखते हैं। स्कैटरिंग मैट्रिक्स होता है, उसको लिखने का अंदाज़ ये होता है कि मैं इसी की सेंस में लिखूंगा, मैं पार्ट बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। मेरे फील्ड थ्योरी के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें भी डिटेल से बात की थी। अभी मैं सिर्फ इसी की बात करूंगा, इसी नोटेशन में। उसको लिखते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट्स लिखते हैं एफ आई, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। फाइनल पहले लिखी जाती है, इनिशियल बाद में लिखी जाती है। इट इज़ नथिंग बट दिस इज साई ऑफ एक्स ये चीज़ है। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। या अगर आप इसको लिखें ना उस रोटेशन में जिसमें आप लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है लिमिट टी गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्यों? फार इन द पास्ट और फार इन द फ्यूचर दोनों जगह पे फ्री है। इंटेग्रल d3x साई एफ स्टार ऑफ x इंटू इसमें सोर्स मौजूद है ना, बड़ा लिख रहा हूं। क्यों? जब इसको खोलते हैं तो ब्रैकेट नोटेशन से जब आते हैं तो चूंकि नॉन रिलेटिविस्टिक वर्जन है। क्यों नॉन रिलेटिविस्टिक है? टाइम इलादा कर दिया, स्पेस इलादा कर दिया मैंने। सो दिस अ नॉन रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ इट। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन को। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि दिस इज इक्वल टू लिमिट टी गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिट साई एफ, इस कैपिटल साई की फॉर्म पुट कर दूंगा, साई आई एफ एक्स प्लस ई टाइम्स डी फोर वाई एस एफ एक्स माइनस वाई। सोर्स मिला उसको ए स्लैश वाई पे, और वापस क्या बन गया था आपके पास? अभी तो आपने लिखा है थोड़ी देर पहले, है ना। और ये कैट होगी। अच्छा, एट टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी ई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। क्यों? फॉरवर्ड इन टाइम है। बैकवर्ड इन टाइम अगर मैं चलता, ई रिप्रेजेंट्स पॉजिट्रॉन। अगर मैं उल्टा चलता तो पॉजिट्रॉन था। टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता आता हुआ, लेकिन अगर कोई चीज़ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल है। अच्छा जी, चलें। सो द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज गिवन बाय, सो द इलेक्ट्रॉन, आप मुझे आप लिखवाएंगे ये। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आखिरी चीज़ वही लिखी थी 1 2 वाली। आपने अभी तो इसकी 1 2 वाली फॉर्म लिखी थी जो इन्होंने आपको लिखवाई थी। तो क्या होगी जी, कौन बताएगा? आप ही बता सकती हैं। एस एफ आई इज इक्वल टू, जी बोल दे शाबाश। हाँ बोलें, चलें। ये तो उसी तरह लिखते हैं। हाँ बोल दें। जी प्लस लिमिट टी गोज टू प्लस इन्फिनिटी, वेरी गुड, माइनस आयोटा ई इंटेग्रल d3p। हाँ साई पी आर एक्स साई आर बार पी वाई। आगे क्या होगा? हाँ बोल दे ए स्लैश वाई। गुड, चलें। पॉजिट्रॉन के लिए लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? बस कुछ भी नहीं करूंगा,
पॉजिट्रॉन के लिए ये सी होगा, ऐसे ही होगा, टी गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, या माइनस आयोटा इंटू माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। चलें, वेरी गुड। जिस दफ़ा मैंने बाहर से चाक मंगाए हैं तो ये ठीक नहीं है, इसकी आवाज़ भी स्क्रैची है। मैं कल से दूसरे लेके आऊँगा। और जिसने मुझे दिए हैं उसने इतने ज़्यादा दे दिए हैं। क्या अच्छा, ये क्या होगा साई एफ और साई आई? क्रोनिकल डेल्टा एस एफ आई है ना, प्लस पहले वाला लिखूंगा मैं। हाँ बोलें अब तो बोल दें यार। एक बात आप याद रखिएगा, साई एफ एक्स साई आर पी एक्स, जब ये एक्स पे इंटीग्रेट होगा तो ये जब सारे क्वांटम नंबर्स मैच करेंगे तो जवाब नॉन ज़ीरो होगा। अगर क्वांटम नंबर्स मैच नहीं करेंगे तो जवाब ज़ीरो होगा। इसका मतलब मुझे आर पे समेशन भी ख़त्म कर देनी पड़ेगी और पी की जगह क्या लिख देना पड़ेगा, एफ लिख देना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा ना। अगर इनके क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे तो जवाब तो ये ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के, जवाब ज़ीरो आएगा। अगर इनके क्वांटम नंबर सेम होंगे लेट से, तो आप इसको ऐसे याद रख लें, डेल्टा आर एफ के लिए 1 है और डेल्टा पी एफ, तो आर भी ख़त्म हो जाएगा और पी भी ख़त्म हो जाएगी, एफ आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस आयोटा ई इंटेग्रल d4y सॉरी d3p, y कहाँ से आ गया, d3p साई बार एफ वाई, क्यों मैंने आर और पी की जगह एफ लिख दिया, बार लगा दिया, इंटू ए स्लैश ऑफ वाई साई आई ऑफ वाई। अब मुझे कोई नहीं ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत, आ गया ना जवाब। पॉजिट्रॉन के लिए क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन के लिए कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आयोटा इंटू माइनस सी। अच्छा, मज़े की बात, आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ऐसे कंबाइन करके कि एस एफ आई इज इक्वल टू डेल्टा एफ आई प्लस आयोटा ई ए एफ इंटेग्रल d3p साई बार एफ ऑफ वाई ए स्लैश ऑफ वाई। ये लें जी, वेर ए एफ इज इक्वल टू +1 फॉर इलेक्ट्रॉन एंड -1 फॉर पॉजिट्रॉन। दोनों देखे कोई इकट्ठी बनी, तो मैं इससे शुरू किया करूंगा और एंड पे +1 या -1 रख लूंगा। दिस गिव्स यू द स्कैटरिंग मैट्रिक्स। अच्छा, अगर फाइनल और इनिशियल स्टेट मुख्तलिफ होंगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, और वो कब मुख्तलिफ होगी, जब चीज़ें इंटरेक्ट करेंगी। दैट्स ऑल, इतना ही काम था और तो कुछ नहीं है। कोई सवाल हो यहाँ तक तो आप पूछ लें मुझसे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो। अब मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगा क्विकली। कौन सा मैंने कहा कि ये कब नॉन ज़ीरो होगा, ये तो मैंने अब जस्ट लिखने के लिए आपको बताया ना। कब नॉन ज़ीरो होगा, जब, अच्छा सॉरी ऐसे लिखा था ना, आर तो इसके पास है ही नहीं है, इसका मतलब है आर की समेशन मैटर ही नहीं करती, ख़त्म भी कर दें बेशक। जब ये पी और एफ वाली चीज़ बराबर होगी तभी होगा ना जवाब नॉन ज़ीरो। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको। जैसे डी क्यू पी लिखा मैंने, लेकिन मैंने एफ के साथ लिख दिया, मोमेंटम को उसी तरह रहने दिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सॉरी, एक चीज़ गलत कर गया, सही कह रहे हैं आप, शायद इसी वजह से आपको डाउट हुआ है। D4y है, सॉरी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक, शायद इस वजह से आपको डाउट हुआ था। P पे इंटीग्रेट कर दिया तो P की जगह F आ गया, समझ लें कंटिन्यूस वेरिएबल है। आप में से कुछ मुझे बता सकता है मैंने D4y क्यों लिखा है, वाई नॉट D3y? क्यों? आपको पता है ना, मैं जब ब्रैकेट नोटेशन को ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये नोटेशन
जब ख़त्म होती हैं तो इंटेग्रल आता है। ये D3 पे था ना, लेकिन चूंकि मैंने टाइम को शामिल कर लिया बीच में ताकि प्लस माइनस इन्फिनिटी ख़त्म ही हो जाए, और ये डिबेट ही ख़त्म हो जाए कि प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। रिलेटिविटी में तो स्पेस और टाइम जुदा जुदा नहीं है ना, तो मैंने उसके करस्पॉन्डिंग भी डेरिवेटिव डाल दिया है, इसलिए आई हैव रिटन D4x। अदरवाइज आप ये देखें, ये बात आप याद रखिएगा, डिराक नोटेशन में जब भी आप ये लिखते हैं ना साई एंड साई 1 साई 2, तो इसका मतलब होता है D3x साई 1 स्टार साई 2 दे आर एट द सेम x, और उसी x पे इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या मैंने किया, इसको सब इसके साथ लगाया, जो ये बचा था उसके लिए एक D3y तो रहना चाहिए था ना, वो मैंने रहने दिया। मैंने p पे इंटीग्रेट किया था ना, जब मैंने p पे इंटीग्रेट किया है तो p की इंटीग्रेशन से p की जगह f आ गया था, और इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ y की इंटीग्रेशन रह गई। चूँकि t इलादा लिखा था, लिमिट t गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो नॉन रिलेटिविस्टिक वर्जन था। रिलेटिविस्टिक वर्जन में आप t नहीं लिखेंगे, आप D4 कर देंगे इंस्टेड ऑफ D3। सो दिस इज़ अ रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ इट। ये मैंने फील्ड थ्योरी में बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई अगर सवाल है यहाँ तक तो प्लीज़, ठीक है भाई या नहीं? ठीक है, गुड। ऊंचा बोला करें, नाश्ता नहीं करती सुबह। ऊंचा बोलने की आदत डालें, ठीक है ना? ऊंचा बोलने की आदत नहीं डालेंगी तो फिर तो कुछ नहीं कर सकेंगी। कोई सवाल किसी का प्लीज़? अब एप्लीकेशंस है इस सारी चीज़ की। एप्लीकेशंस करेंगे तो सीखेंगे। कुछ एप्लीकेशंस मैं करूँगा, कुछ एप्लीकेशंस आप करेंगे। बाय द वे यही QED है, इंटरैक्शन ऑफ अ फर्मियन विद अ फोटॉन। ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ गई है। सिर्फ फाइनल रूल्स नहीं लिखे हमने, बाकी तो सब कुछ कर लिए। कोई क्वेश्चन है? ओके, चलें अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग की। बड़ी आसान सी चीज़ है। एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, जब भी किसी सोर्स, स्केलर सोर्स से कोई चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करता है तो वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग की एक किस्म है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को फेंका था न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस हैज़ नो स्पिन, स्केलर पार्टिकल की तरह बिहेव करता था। अल्फा पार्टिकल्स उसने फेंके थे, उसकी जगह कोई भी चार्ज पार्टिकल फेंक सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन फेंक सकते हैं किसी भी सोर्स की मौजूदगी में। स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी करें तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग। करें जी इसको सॉल्व। या क्या करना पड़ेगा हमें? ये पहली एप्लीकेशन है इस कोर्स में। लेट्स कंसिडर द scattering of an electron. So scattering of an electron scattered from a fixed Coulomb source. एक इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स्ड कूलम सोर्स से स्कैटर कर रहा है। क्या मतलब है मेरे कहने का? अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं इसको, तो यहाँ पर कोई सोर्स है, इलेक्ट्रॉन आया और स्कैटर करके चला गया। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ होंगे। क्यों? जब स्कैटर करेगा सब कुछ सेम भी हो तो एनर्जी फिर भी बदलेगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है मैं SFI क्या लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने, SFI इज इक्वल टू डेल्टा FI प्लस आयोटा E AF इंटू क्या था यहाँ, D4y साई IF y का स्टार। यही था ना, स्टार ही होता है ना जब खोलते हैं तो। और दूसरा क्या था, ये बार था रादर, यहाँ बार था है ना, स्टार नहीं था बार, क्योंकि उसमें बार लिखा हुआ था। और A/y नहीं, ये F था और ये I था, ये था ना।
यही था ना, साई एफ साई आई। अच्छा, चूंकि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं, एज दिस इंप्लाइज ये टर्म ज़ीरो है। अब अगर ये टर्म ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख दूंगा ए एफ की जगह +1 लिखा था, ए एफ की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए। ये लें जी, इस चीज़ को कैलकुलेट करना आपने, और इसको कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखा था, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस था क्योंकि माइनस आयोटा ही था ना, दूसरे के लिए प्लस हो गया था, दूसरे के लिए प्लस हो गया, तो दो एक माइनस ई के साथ भी आया था ना। पहला माइनस आयोटा ई था, दूसरा माइनस आयोटा इंटू माइनस ई था। तो ए एफ जो था वो +1 था फॉर पॉजिट्रॉन और -1 था फॉर इलेक्ट्रॉन। यही लिखा है मैंने। अगर बाहर माइनस आयोटा ई लिखा होगा तो फिर उल्टा लिख दिया होगा, नहीं, लेकिन बाहर माइनस लिखा होगा फिर। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं, ए माइनस कर दें उसके साथ और दूसरे के साथ प्लस कर दें, क्योंकि माइनस आयोटा ही था ना बाय डेफिनेशन हमारे पास। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि हाउ वी कैन राइट, अच्छा उसकी वजह है, उस माइनस साइन को मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये <0 होने की वजह से प्लस ही बनता है बाद में, लेकिन आप वहाँ चेंज कर दीजिए ताकि फैक्चुअली चीज़ें ठीक हो जाए। अच्छा, अब अगले दफ़ा मैं क्या करूँगा, मैं आज एक आखिरी चीज़ लिख के छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं अगली दफ़ा करूँगा। हाउ आई कैन राइट साई बार एंड साई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू राइट साई आई ऑफ एक्स स्मॉल। अगर ये लिखा हुआ आपके पास, कैसे लिख सकते हैं? कोई आप इसे मुझे बता सकता है? ये एक स्पिनर है, कैसे लिख सकते हैं? एक इसके पास प्लेन वेव पार्ट होगा जो प्रोपिगेट करेगा, एक स्पिनर होगा, हाँ यू ऑफ, चलो बोलो क्या होगा, पी और एस, पी आई एस आई, ठीक है, चलो ठीक है, पी आई एस आई है, ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात मैंने। अगर यहाँ आई है तो यहाँ भी आई कर दे। और क्या आएगा? आपको याद है कल हमने जब लिखे थे स्पिनर्स तो m/e भी लिखा था, और एक कैपिटल V भी लिखना पड़ेगा। कैपिटल V क्यों लिखा है? अजर आप नहीं बोलना, कैपिटल V क्यों लिखा है? V इज अ वॉल्यूम, क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज नॉन नॉर्मलाइजेबल। प्लेन वेव है, प्लेन वेव को जब भी नॉर्मलाइज करते हैं तो किसी डिब्बे में बंद करते हैं। अगर 1 डायमेंशनल होता है तो लेंथ पे कट करते हैं, 3 डायमेंशनल तो वॉल्यूम। नाउ दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसलिए लिखा है। नाउ दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम नीचे लिखा है वो इसके के नॉर्मलाइजेशन हो। आप में से मुझे कोई साई बार कैलकुलेट करा सकता है यहाँ से? एनीवन? अच्छा, साई आई का मैं डैगर ले लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा ये m/EV u डैगर PI/SI e⁻⁴. अच्छा, अगर मैं γ0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर है? साई आई डैगर γ0, तो क्या बन जाएगा? m/EV u बार PI/SI e⁻⁴. अब आप मुझे बताएं, ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम है? इसकी जगह ये रख दें, दूसरे की जगह दूसरी चीज़ रख दें, इंटीग्रेट करेंगे हम ओवर द एंटायर y। देखिएगा ज़रा क्या जवाब आता है। तो ये मैं अगले लेक्चर में करूँगा। सिर्फ मेरे पास एक बात याद रखिएगा, सोर्स स्केलर है। सो इनसाइड द a/, मैंने कहा ना, स्कैटरिंग फ्रॉम अ कूलम सोर्स, जो कि एक स्केलर सोर्स है। इसका मतलब है जो a म्यू है, इसके जो दो कंपोनेंट हैं a0 और a वेक्टर, उसमें a वेक्टर 0 है और a0 कूलम सोर्स है। कूलम सोर्स किस तरह के होते हैं?
विच गोज़ लाइक 1/r। तो 1/r मैं करूँगा, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करूँगा, वो आपकी असाइनमेंट होगी। आपने शायद इलेक्ट्रो के कोर्स में किया भी हो। आपने कभी ये चीज़ कैलकुलेट किया? नहीं तो नहीं भी की तो घर जाके करके ना अगले लेक्चर से पहले ले आइएगा। क्या आपने कभी ये चीज़ कैलकुलेट की है या नहीं की? किया कभी आपने कैलकुलेट? थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। d3x को आप लिख सकते हैं x² dx df cos थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं e⁻⁴ q की मॉड x कोसाइन थीटा ओवर x की मॉड, और साथ में d ओमेगा जो कि d फाई जो कि 2 पाई देगा। पहले थीटा पे इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेकर 1 तक, जो चीज़ बनेगी फिर उसको सॉल्व करेंगे। आंसर इसका पता क्या निकलता है? जाके कीजिएगा ज़रूर इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में मैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग करूँगा, कंप्लीट करूँगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालूंगा। मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए करूँगा, आपने घर जाके पॉजिट्रॉन के लिए करनी है। ये नहीं कर देना कि ई की जगह -e लिख देना है फाइनल आंसर में, नहीं, सब कुछ बदलेगा। पॉजिट्रॉन की जगह या यू की जगह वी आ जाएगा। अब देखिएगा वी बार और यू बार आएंगे, उलट आएंगे। आने वाला पार्टिकल के लिए अगर यू है तो आने वाले एंटी पार्टिकल के लिए वी बार होगा, तो नेचुरली निकल के आएगा आपके पास। तो पूरा साई लिख लेंगे ना जब आप। ये पता है साई मैं कहाँ से लिखता हूँ? r = 1 2 वाले से। याद है जब मैंने ग्रीन्स फंक्शन लिखा था, साई लिखा था ना वहाँ, याद है ना आपको? r1 2 साई बार से लिखा है। तो चलो ये एक छोटी सी चीज़ आपने करनी है घर जाके, अभी बैठ के करें तो 5 मिनट में हो जाएगी। ठीक है भाई, डन। चलो कल मिलते हैं फिर। या मुझसे ले लीजिए, ये मैंने टाइप किया हुआ था तो ताकि अगर कोई गलती हो तो इसमें नहीं होगी, मैं बहुत केयरफुली किया हुआ है। कोई सवाल? चलें अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे, 3 लेक्चर्स होंगे। कोशिश होगी 3 लेक्चर्स में किसी लॉजिकल जगह पे ला के कोर्स को ख़त्म कर दिया जाए। फिर मैं, हमना, कुमेल, निशात, ये सारे लोग तो मज़ीद कुछ 4 लेक्चर्स बनाएंगे अपने, ताकि बाद में कुछ लोग करने वाले इसको भी देख लें जिन्होंने देखना होगा। ठीक है, अगर हम ना अवेलेबल हुई तो।